पिछले दिनों आदरणीय श्रीमती दर्शना बेन राजभवन में मेरे पास आए और आज के इस कार्यक्रम की उन्होंने मुझे जानकारी दी कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के जो लगभग 50 स्कूल हैं और उन विद्यालयों में जिन छात्रों ने अपनी कक्षा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त किए, ऐसे बेटे बेटियों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल गुजरात में मेरी एक ही पहचान बन गई है प्राकृतिक खेती की, उससे अलग लोग कम जानते हैं। जबकि असली बात यह है कि मैं आजीवन शिक्षक रहा। मैं 35 वर्ष तक निरंतर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य रहा और मैं आप जैसे जो इस श्रेणी के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इन्हीं के बीच में मुझे काम करने का 35 वर्ष का लंबा अनुभव है। और मेरा जो गुरुकुल है तो वो एक नहीं 5 गुरुकुल बन गए हैं। पहले एक था, 1 से 5 हो गए। अब लगभग 5000 बेटे और बेटियां मेरे वहां पढ़ते हैं और वो भारत के लगभग 22-23 स्टेट्स के बच्चे हैं। गुरुकुल हमारे रेजिडेंशियल आवासीय हैं। 24 घंटा जैसे एक बालक अपने परिवार में रहता है, कुल में रहता है, यही तो था। पहले वो पिता के कुल में था, गुरु के कुल में। अब वो गुरु के कुल में आ गए, लेकिन वातावरण उनका हम ऐसा बनाते हैं कि वो 24 घंटा एक सधे सधाए परिवेश में रहते, वातावरण में रहते हैं। गर्मी सर्दी ठीक 5 बजे उनका जागरण होता है, वेदों के वो मंत्र बोलते हैं। फिर वो फ्रेश होकर सब बच्चे योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। स्नान के बाद वो संध्या और हवन करते हैं प्रतिदिन। और फिर उनको जो आहार मिलता है वो हमारे पास 200 एकड़ अपनी जमीन है, जिसमें मैं बिल्कुल जहर मुक्त खेती करता हूं। एक बूंद भी यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, जहर नहीं डालता। और उन्हीं से जो अन्न, साग, भाजी पैदा होते हैं, वो सब हम उन बच्चों को शुद्ध आहार उपलब्ध कराते हैं। और 400 से भी ज्यादा मेरे पास गाय है। उनका जो दूध होता 18 से 20 क्विंटल प्रतिदिन, वो उन बच्चों को खूब दूध पीते हैं, दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं। और शारीरिक रूप से हमारे प्रत्येक गुरुकुल में कम से कम 10 एकड़ का ग्राउंड होता है। उस ग्राउंड में दोनों समय जिन बच्चों का जो जो खेल पसंद है, उनके कोचिज हैं, वो सब वहां पर विधिवत अपना खेल खेलते हैं। और ऐसे वातावरण में वो पढ़ते हैं। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम भी हमने रखा है, लेकिन उसके साथ हमारा सबसे बड़ा फोकस, आजकल माता पिता एक बात करके बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, और क्या है, सभी का लगभग, बेटे इतना पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जज बनो, सब कुछ बनो, यही जोर है। लेकिन हमारा जोर इससे थोड़ा अलग रहता है। गुरुकुल में हम कहते हैं, जो अभी मैंने बोला वो तो सब कुछ बनो, लेकिन सही अर्थों में इंसान बनो, मानव बनो।
ऐसा मानव जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके, ऐसा इंसान जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक करने की योग्यता रखता, ऐसा मनुष्य जो अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को अपने जीवन में अनुभव करके उसको उस कष्ट से उबारने की ताकत रखता, ये बिंदु हमारा चलता है। और मैंने 3 ध्येय वाक्य दिए प्यारे बच्चों, उन बच्चों को, वो बिल्कुल आपकी एज ग्रुप के हैं। मेरे यहां भी 5th से +2 तक 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, इतने ही आप हैं। और उन बच्चों के लिए मेरा सीधा संदेश 3 बिंदुओं पे मैं काम करता हूं। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा और उत्तम संस्कार, ये हमारा मेन लक्ष्य रहता है। हमारे बच्चे प्यारे बेटों ग्राउंड है, गऊओं का दूध है, प्राकृतिक आहार है, मोबाइल की गंदगी वहां है नहीं, टीवी किसी को दिखाते नहीं, 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फौजियों की तरह उन पे 1 मिनट का भी समय अपना नहीं होता। उनको मौका ही नहीं मिलता गलत सोचने का, उनको अवसर ही नहीं मिलता आपस में लड़ने का, उनको हम कोई मौका नहीं देते कि इस निर्माण के अवसर पर उनको अन्य कुछ सोचने का मौका मिल पाए। हर समय एक से एक ज्यादा एक्टिविटी चलती है। खेल में वहां हॉर्स राइडिंग है, शूटिंग है, जिम्नास्टिक है, फुटबॉल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, खो खो है, पता नहीं कितने गेम है। हर बच्चा बच ही नहीं सकता बिना ग्राउंड के, ये नियम है। रुचि जो है वो आप छाटिए, एनसीसी, और इसका परिणाम आप समझते हैं। ये जो साल गया है ना पिछला, इस 1 साल में एक गुरुकुल की बात करता हूं मैं जिसमें मैं प्रधानाचार्य रहा, अलग वो अलग है, समय बहुत होगा, इसी बात की नहीं चर्चा करता, केवल बात बताता हूं कि ये वातावरण, ये संस्कारित वातावरण और गुरुओं का सानिध्य निरंतर बालक को मिले और ये मोबाइल सिनेमा जैसी गंदगी से इस उम्र में बच्चों को बचाया जाए तो वो परिणाम क्या देते हैं। पिछले इसी वर्ष में एक गुरुकुल की उपलब्धि बता रहा हूं, कुरुक्षेत्र की, 4 की नहीं बता रहा। एक गुरुकुल में पिछले वर्ष मेरे 17 बच्चे एनडीए में गए, 17 बच्चे, 9 बच्चे नीट में गए, 8 बच्चे आईआईटी आईआईएम में गए और मेरे 24 बच्चे एनआईटीज में गए। एक सिंगल बच्चे की भी 2nd क्लास नहीं होती। वहां 60-70% बच्चे बोर्ड की क्लासेज में 90% से ऊपर अंक लेते, बाकी मैरिज में होते। ये हमारा आज के दिन हमारे सभी गुरुकुलों की स्थिति है। लेकिन आप चिंता नहीं करना है, मैं आपको मैडम दर्शना बेन वाघेला जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, क्योंकि वो खुद शिक्षिका रही है, उनको पता है कि बालक को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देंगे तो उसका रास्ता प्रशस्त होगा। इसी सोच को लेकर उन्होंने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के उन बालकों को बुला जो बहुत प्रतिभाशाली है। आपको हमें, आप प्रतिभाशाली हैं कि नहीं इसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो काम आप अपने अपने स्कूल में करके आ चुके हैं, तभी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। तो बच्चे, आप सब बेटे बेटियां बहुत
अच्छे बच्चे हैं। इसके लिए मैं आपके माता पिता को भी बधाई देता हूं और आपके गुरुजनों को भी बधाई देता हूं। अब जब आप जैसे बालक ऐसे वातावरण में जिनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो बच्चों में एक नई प्रेरणा मिलेगी, नया जोश उत्साह पैदा हो। अब मैं कुछ उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे बीच में अभी संयम भाई शाह ने कुछ उदाहरण दिए। प्यारे बेटे और बेटियों, यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं, ध्यान करना, सीधे बैठो। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में बिल्कुल अंतिम छोर के भी बालक को मुझे पता है कौन क्या किस हरकत में, यही काम किया मैं। ठीक है, अब मैं देखूंगा आप कितने प्रतिभाशाली। आप मन को एकाग्रचित करो, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करनी, केवल यहां सुनने के लिए आए, और जो सुना जाए उसे आप अपने जीवन में अपनाओगे तो आज का मैडम वाघेला का एक कार्यक्रम आपके जीवन को बदलने वाला बनेगा। इसलिए बेटे और बेटियों, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं 35 वर्ष का अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं आपको। बहुत कम लोगों को मिलता है। और मैं बच्चों के बीच में रहता था, 24 घंटा एक परिवार के रूप में बच्चे रहते थे। तो मेरा बहुत बड़ा अनुभव बालक के मनोविज्ञान के बारे में, एक बालक को हम कैसे बदल करके महामानव बदल सकते हैं, बहुत मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है इस बात के। समय के हिसाब से मैं बात करूंगा। पहली बात, आप बेटे और बेटियां जीवन में कभी हीन भावना का शिकार मत होना। आप कभी मन में ये मत आने देना कि मेरी क्लास में जो दूसरा साथी है इसके घर में बड़ी गाड़ी है, इसके घर में बड़ा मकान है, इसके पिता के पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पिता एक गरीब है, हमारा गुजारा बड़ी खिंचाव से होता है, इनको ज्यादा सुविधाएं हमें वो है नहीं। कुछ भी ये चीजें जीवन में रुकावट नहीं, ये आपके लिए प्रेरणा का कारण बननी चाहिए। आप आज संकल्प लेके जाएं, जो अपने में कमी फील करते हैं उनको कभी मन पे लाके अपने को दबाव में मत डालना। दुनिया के इतिहास में बेटे और बेटियों, जिनके बच्चों ने लग्जरी जिंदगी जी है, जो बड़े बाप के बेटे हैं, जो मखमली गद्दों पर सोए हैं, चांदी के चम्मच में पले हैं, उन्होंने दुनिया में किसी ने इतिहास नहीं बनाए। दुनिया में इतिहास जो संघर्षों में पैदा हुए, जिन्होंने पसीना बहा करके जीवन जिया है, जो मेहनती होते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, ऐसे लोगों ने दुनिया में इतिहास बनाए। बहुत दुनिया में ऐसा, ये केवल भारत की नहीं, विश्व की। अभी वो अंबानी जी की, धीरू भाई अंबानी की बात कर रहे थे। अभाव में 10वीं से ज्यादा वो पढ़ नहीं पाए। उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं विदेश या कहीं भेज करके पढ़ा पाते। ये तो आपके इस प्रदेश की मैं कहानी सुना रहा हूं, जो विदेश में किसी छोटे देश में जाकर पेट्रोल पंप पर तेल डालने का काम करता था, लेकिन उस युवा की इच्छा शक्ति, उसके आगे बढ़ने की लालसा, मैंने कुछ दुनिया में आके करना है, ये अभाव, ये पैसे की कमी मेरे रास्ते की बाधा नहीं बन सकता, मैंने कर्म करना है।
और उसी कर्म का परिश्रम आज देश और दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हमारे सामने वो परिवार खड़ा हुआ। उन्हीं के साथ के आपके इस नगर में बसने वाले अदानी जी, उनकी भी जिंदगी वैसी है। वो भी छोटी उम्र में 10वीं तक पढ़ पाए, आगे पढ़ना चाहते थे, पिता ने मना कर दिया, भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, अपना गुजारा करने का तरीका खुद अपनाओ। कुल 18-19 साल की उम्र का एक बालक, कोई रास्ता परिवार से आर्थिक सहयोग नहीं है, लेकिन एक जज्बा है दुनिया से हटके कुछ नया करना है, और इसी सोच को लेकर के मुंबई चले गए, मेहनत की, परिश्रम किया। मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा आपके आगे बढ़ने का मुख्य राज क्या है? सुनो बेटे ध्यान से। उन्होंने कहा मेरे बढ़ने का बहुत बड़ा 2 राज, 2 कारण बने मेरे को यहां बढ़ने। एक तो मैंने परिश्रम को अपना आराध्य देव बना लिया। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि मेरे को उतार चढ़ाव बहुत आए, लोगों ने धोखे भी बहुत दिए, संघर्ष भी किया, बहुत हुआ, लेकिन मैंने परिश्रम परिश्रम और केवल परिश्रम, ये उनके जीवन का पहला नाम। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। बेटे, हमारे महापुरुष कहते हैं मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है, प्रमाद है, निठल्लापन। जो आदमी कर्म योगी है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, पढ़ाई में करता है, शरीर के स्वास्थ्य को बनाने में करता है, गंदगी बुराइयों से बच करके आदर्श जीवन बनाने का संघर्ष करता है, वो दुनिया में पीछे रुक ही नहीं सकता। बाधाएं आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। भगवान राम जैसे व्यक्ति को भी वनवास हो गया, पांडव भी जंगलों में धक्के खाते रहे, श्री कृष्ण जैसे कर्म योगी महावीर को भी मथुरा छोड़ करके और द्वारका में आकर के बसना पड़ा। ये जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजें बच्चों, लेकिन इन सब समस्याओं के आने के बाद भी आपको आगे बढ़ाने का रास्ता केवल परिश्रम परिश्रम और परिश्रम। मैं एक नंबर दो अदानी जी ने बताया। दूसरी बात क्या रही कि मैंने मेहनत करनी शुरू की। 20-22 साल की आयु में उस समय मैंने 60-70 लाख रुपया परिश्रम से कमा दिया। इस उम्र में 10वीं पढ़ करके बाहर जा करके अपने देश में मुंबई। अब बढ़ने का कारण क्या रहा कि मेरे पास पैसा था, सुनो ध्यान से, और वो कहते मेरे पास उभरती हुई जवानी भी थी। मेरे को कोई देखने वाला भी नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था। उन पैसों के द्वारा मैं वहां किसी भी प्रकार की गंदगी में पड़ सकता था, व्यसनों में पड़ सकता था, और वो मेरी स्पीड वहीं रुक करके बर्बाद हो जाती। कह रहे भगवान ने मेरी 2 जगह रक्षा की है। एक मेरे को परिश्रम करने की ताकत दी, और दूसरा मैंने जीवन में किसी भी प्रकार के व्यसन को अपने नजदीक नहीं आने दिया। समझ गए? आज वही टूटी स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति आपका विश्व में भारत के बहुत बड़े उद्योगपति में सबसे बड़ों में नंबर है। 2 घटनाएं। तीसरी, अभी कुछ ही सालों पहले अपने देश के एक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। नाम सुना आपने? हाँ, ऐसे बोलो समझदार बच्चे, इसका मतलब सुन रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही बात?
अब्दुल कलाम बेटे सुनो, एक मछुआरे का बेटा था। उसके पिता जो मच्छी पकड़ने के लिए छोटी छोटी लकड़ी की नाव बनाई जाती वो बनाते थे। घर के नाम पर एक समुद्र के किनारे झोपड़ा था। सरकारी सामान्य स्कूल में पढ़ने जाता था। कई बार जो 5-4 पैसे फीस देनी होती थी वो भी नहीं दे पाते थे। उसी की क्लास में उसी के साथ बैठकर पढ़ने वाला एक मंदिर के पुजारी का भी बेटा था। उन दोनों की आपस में मित्रता थी। एक पुजारी का बेटा था, एक मुसलमान मछुआरे का बेटा था। जब उस बालक को दिक्कत होती तो ब्राह्मण का बच्चा उसकी मजबूरी को समझता था कि अब्दुल कलाम दुखी इस बात के लिए कि टीचर इससे फीस मांगता और इसके पिता के पास पैसा देने को है। ऐसी स्थिति थी कि वो स्कूल पढ़ाने से भी पिता कहता तू क्यों धक्के खाता फिरता स्कूल में, आजा मेरे साथ, ये नाव बना और मच्छी पकड़, ये बोलते थे। लेकिन उसके साथ ही ब्राह्मण मित्र ने, बच्चे ने, जब ऐसी संकट आता था तो अपने पिताजी से कहकर उनकी मदद करता था। और ऐसे करते करते अब्दुल कलाम ने 10वीं क्लास पास कर ली। उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए मद्रास के उस समय अंग्रेज काल के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन पैसा था नहीं। पिता ने साफ जवाब दे दिया, मैं तो 3 समय की रोटी के सिवाय कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कोई पैसा नहीं तुम्हें पढ़ा सकूं। घर में रात को यही संघर्ष चल रहा था। अब्दुल कलाम उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना चाहता है, घर में पिता के पास कोई पैसा नहीं है। सौभाग्य से उस दिन उनकी एक बहन ससुराल से घर में आई हुई थी। वो थोड़ा इनके घर से ठीक परिवार में शादी हुई थी। बहन ने देखा घर में संघर्ष इसलिए कि भाई पढ़ना चाहता है और पैसे का अभाव है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इच्छा शक्ति होती है, जब मन में कुछ करने का भाव होता है और मन की पवित्रता होती, तो फिर दैवी शक्तियां भी सहयोग करती है। उस बहन के मन में, वो कोई अमीर नहीं थी, सामान्य थी, लेकिन उसने जब भाई की इस अभिलाषा को, लालसा को, आगे बढ़ने की सोच को देखा, तो उस बहन ने अपने जेवर बेच दिए और भाई का प्रवेश उस कॉलेज में करवाया। और फिर उन्होंने आगे अपनी शिक्षा पूरी की। और शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम सेना में एनडीए के थ्रू भर्ती होना चाहते थे। ये उन्होंने बहुत परिश्रम इसके लिए किया, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। उनकी जीवनी को आप पढ़ेंगे तो एक बार जीवन से दुखी होकर, अभाव से यहां तक पढ़ा, जहां इंटरव्यू देने के लिए जाते वहां कोई नौकरी नहीं देता था, किराए के पैसे भी दूसरों से मांग के ले जाते थे। पढ़ते समय पे भी बेटे स्कूल में जाने से पहले घर घर टूटी साइकिल पे अखबार बेचते थे, और अखबार से जो पैसा मिलता उससे फीस और पढ़ाई की पुस्तक लेते थे। लंबी बात न करते हुए वो बालक लगातार परिश्रम करता रहा, लगातार असफलताओं के थपेड़े भी खाता रहा, लेकिन अपनी आगे बढ़ने की इच्छा को उसने बंद नहीं होने दिया। और उसी का परिणाम है कि वो अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने और भारत के यशस्वी राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर आए। सोचो, आप में कोई है उतना गरीब जो यहां बैठे हैं? जितने बेटे बेटियां हैं,
बताइए, एक भी उस परिस्थिति से नहीं निकला, आप तो उससे भी अच्छी स्थिति में। तो आदमी की सोच, उसकी विल पावर यदि स्ट्रांग है तो वो बालक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसा बन सकता है। छोटी घटनाएं कितना बड़ा महानता की ओर ले जाती है। अगली घटना, जिस देश प्रदेश में आज हम रहते हैं, इसी प्रदेश के छोटे से वडनगर में एक बालक नरेंद्र पैदा होता है। आपने भी उनके जीवन की देखा होगा, पढ़ा होगा, बच्चों को भी जानकारी देता हूं। बेटे, इस समय जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनकी बात मैं कह रहा हूं। जिस परिवार में पैदा हुए, बिल्कुल सामान्य परिवार, जैसे घर का गुजारा आदमी करते हैं, वैसे इनके पिता, वो तो रेलवे स्टेशन भी कुछ नहीं था, एक दो ट्रेन दिन भर में आती थी, वहां वो एक स्टॉल लगाते थे चाय बेचने का, और वहीं साथ के सरकारी स्कूल में और बच्चों के साथ नरेंद्र जी 5वीं, 4थी, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बालक। पिताजी बोलते, बेटे जब रेल के इंजन सीटी बजाए तो समझना रेल आ गई, मैं अकेला हूं, मैं चाय बनाऊंगा और तूने सप्लाई करनी। क्लास छोड़ करके इस काम में लगते थे, घर का गुजारा करना था। मां पड़ोसी लोगों के घर बर्तन साफ करने का काम करती। प्यारे बच्चों, सोचो, आप में इतने बच्चे बैठे, कौन इस संघर्ष में से आज के दिन गुजर रहा है? आप तो उससे आगे हैं। लेकिन एक बालक की इच्छा शक्ति, उसकी आगे बढ़ने की सोच, ऐसे संघर्ष और परिस्थितियों में से बाहर निकल करके अपना रास्ता खुद बना। और अगली बात सुनो बेटे, महापुरुष और सामान्य लोगों में यही अंतर होता है। जो सामान्य लोग होते हैं ना, आप हम जैसे, वो कैसे हैं? लोगों ने जो रास्ता बना दिया ना चलने का, हम उस पे चलते हैं और अपना चल के यूं ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष किन्हें कहते हैं? वो दुनिया के बने बनाए रास्ते पे नहीं चलते। महापुरुष नया रास्ता बनाते, महापुरुष नया रास्ता बनाते, और नया रास्ता ही नहीं बनाते, अपितु जमाने की गर्दन पकड़ करके जमाने को अपने बनाए रास्ते पर चलाना भी सिखाते। ये महापुरुष। और ये यूं ही नहीं बनते, इनमें कुछ गट्स होते हैं। ऐसे बालक जो दुनिया से हटके कुछ करने की जिसमें जज्बा होता, वो बनते हैं। एक घटना सुनाता हूं मैं, आपने भी शायद किसी ने सुनी होगी। मैं एक दिन एक बुक पढ़ रहा था, उसमें पढ़ी, नरेंद्र आज के प्रधानमंत्री जब आपकी तरह 6ठी 7वीं क्लास में थे, उस समय की घटना है। वडनगर में आज भी शिवरात्रि पर एक मेला लगता है, और उस मेले में आस पड़ोस के गांव के हजारों लोग आते थे। तो जब गांव में मेला हो तो बच्चों के लिए तो इससे खुशी का समय होता नहीं, और हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे दे देता, भाई तू मेले में जाएगा, और की ओर ना देखता रहे, तू भी कुछ खा लेना। तो उस समय नरेंद्र जी के पूज्य पिताजी ने 1 रुपया नरेंद्र को दिया मेले के खर्चे के लिए। और जो उनकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनमें भी उनके माता पिता ने, किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 रुपए दिए। ऐसे 5-6 इनके मित्र थे उस क्लास के अच्छे वाले। घटना सुनो बेटे ध्यान से। 5-6 मित्र, सबको मेले के पैसे मिल गए, तो ये साथी इकट्ठे हुए और एक दूसरे से पूछा, तुझे कितने मिले, तुझे कितने मिले? सब ने वो बताया।
अब सबका काम क्या था, अपने अपने पैसे से मेले का आनंद उठाते, उसका जो खाने पीने की चीज आते वो लेके आ जाते, इतना ही काम था, बच्चा यही करता। लेकिन महापुरुष की पहचान देखो, बचपन में कैसा लक्षण एक बालक दिखाई देता। पंडित नरेंद्र जी ने अपने सब मित्रों को साथ बुलाया, सबसे पूछा कि कितना पैसा मिला, हाँ कि भाई मुझे भी 1 रुपया मिला। तो नरेंद्र जी ने उन सब साथियों के सामने, जब 6-7 में वो पढ़ते थे, प्रस्ताव क्या दिया कि भाई इस सारे पैसे को हम इकट्ठा करते हैं और मेरे घर में चाय बनाने का सारा सामान है और मैं चाय बनानी भी जानता हूं। ये जो मेला ना शिवरात्रि का, इसमें एक चाय का स्टॉल लगाएंगे और लोगों को चाय पिला करके इससे हम कमाई करेंगे। क्या करोगे फिर उसका? इन दिनों उन्होंने कहा, इन दिनों उन दिनों की बात थी, राजस्थान के एक इलाके में भयंकर बाढ़ आई थी और बाढ़ में अनेक लोगों के घर ध्वस्त हो गए, कोई बीमारी हुई, कोई बहुत कष्ट लोगों ने भोगा। इन्होंने प्रस्ताव रखा, जितना पैसा हम यहां कमाएंगे वो बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजेंगे। सोचो आप, 7वीं क्लास का बच्चा अपने साथियों को उनके बहुत महत्वपूर्ण पैसों को लेकर के स्टॉल पर उनको और बढ़ा करके, किसी ने पैसे अपने लिए नहीं रखे, वो बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज दिए। ये है मेरे प्यारे बच्चों, महान व्यक्तियों का एक आदर्श बचपन में कैसे दिखाई देता। तो अब मैं अगली बात करता हूं। कई कहानियां सुना ली मैंने, इसलिए आपने जिंदगी में ये मत सोचना कि आगे बढ़ने का साधन धन होता है, बड़े बाप का बेटा ही बनना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, परिश्रम, परिश्रम और मेहनत, और कुछ नहीं। 1 नंबर 2, जिंदगी में कभी व्यसन को नजदीक मत आने देना। कितना भी धन हो, कितना वैभव हो, यदि व्यक्ति व्यसनी है, उसमें गंदगियां है, कहीं नशा करता है, कहीं और गंदे कामों में उलझता है, ऐसा व्यक्ति समय भी बर्बाद करता है, इज्जत भी बर्बाद करता है और वो आगे भी कुछ नहीं बन पाता। और इसके लिए क्या करना प्यारे बच्चों, अब और सुनो ध्यान से मेरी बात। ये जो एज है ना आपकी, 5th से लेके 7 तक तो चलेगा ठीक, 8th के बाद और 12वीं तक जो बच्चे हैं और BA तक भी जाते हैं, इस आयु में बेटे हार्मोन्स चेंज होते हैं। सब बेटे बेटियों के शरीर में एक परिवर्तन आता है, किन्हीं को दाढ़ी मूछ जामनी शुरू हो जाती है, विचार भावनाओं से चलते हैं, बड़े बड़े प्लान बनते हैं, और आपकी इस उम्र में सबसे ज्यादा प्यार दोस्तों से होता है। बस दोस्त आपके लिए भगवान है, बाकी सब बाद में है। 7वीं तक मां धमकाती थी, समझ में आ जाता था, पिता भी कुछ बोल देते थे, कोई बात विशेष नहीं थी। लेकिन 8वीं के बाद और 12वीं तक पहुंचते पहुंचते माता पिता के बातें फालतू के उपदेश हो जाते हैं, आपको वो अच्छे नहीं लगते। जो दोस्त मित्र कहता वो बहुत अच्छा है, और उन दोस्त मित्र में भी जो जितना चंचल है, नियमों को तोड़ता है, दंगा करता है, दादागिरी करता है, वो बहुत बढ़िया आदर्श आपका होता है।
हाँ या ना? बोलो। ऐसा ही। अब ये आयु है बेटे संभलने की। ये टर्निंग पॉइंट है। यहां पर आकर के दो रास्ते निकलेंगे इस उम्र में आके। एक रास्ता उत्थान का है और एक रास्ता पतन का है। इस आयु में क्या होता है, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बालक देखो यहां से नहीं सोचता, ब्रेन से नहीं सोचता, दिल से सोचता है। और दिल से सोचना हर समय घातक होता है और ब्रेन से सोचना आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। ये समझदारी यहां के बालक खतरे में जाता है। आप क्या देखोगे, आपने कोई पिक्चर देखी और उसमें जो एक्टर्स हैं उनका अभिनय देखा, और वो इस उम्र में जो कुछ करते हैं आपके लिए वो परम प्रमाण बन जाता कि बिल्कुल यही जिंदगी है, जबकि वो बिल्कुल बिल्कुल एक कहानी है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। वो एक आपके लिए मनोरंजन की बात है। वो जो कुछ आप देखते हैं वैसा ही जीवन में शुरू हो जाता है। ये खतरे की घंटी है, इससे बचना है। जो मित्र आपको गलत पाठ पढ़ाते हैं ऐसों से बचना है। इस उम्र में जो टीचर क्लास में आकर गप मारे, इधर उधर की बात कर करके हंसा के चला जाए, वो सबसे अच्छा टीचर होता है। और जो आपको पढ़ाए उसके लिए थोड़ा धमकाए, ये करना है और टाइम इधर उधर नहीं खराब होने देते, उसके प्रति आप ये मानते हैं तो बड़े कठोर गुरु जी, ये अच्छे नहीं है बेटे। बस ये है समझने की बात। हमारे यहाँ महापुरुषों ने लिखा, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य भकोयत। इसका अर्थ पता क्या है कि आपकी जो टीन एज है, ये अवस्था है, किशोर अवस्था इसको बोलते हैं। इस अवस्था में जो माता पिता और गुरुजन अपने बच्चों के साथ गंभीरता से नहीं जुड़ते और उनको जो बात अच्छी बताने वाली है खुल करके नहीं बताते, ठीक क्या है और गलत क्या है दोनों का भेद नहीं देते, अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते, तो ऐसी माँ पिता और गुरु बच्चों के शत्रु हैं। माता शत्रु और पिता वैरी। माँ पिता वो शत्रु और वैरी हैं जो अपने गोरख धंधे कामों में उलझे रहते हैं। उनको ये पता नहीं बच्चा किन साथियों में जाता है, कैसी जगह बैठता, कैसी जगह उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किन लोगों के संपर्क में। ये उम्र ऐसी है कि माता पिता की, गुरुजनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों पे पूरी निगरानी रखें। यदि नहीं रखोगे, इस समय बालक को सही रास्ता नहीं दोगे, तो यही बालक बड़े होकर फिर ऐसे बनेंगे किसी सभा में जाकर के जैसे हंसों के बीच में बगुला। ये महापुरुषों की बात, मेरी नहीं, वैसा होगा। और अगली बात बहुत बड़ी बात है, साम्रति पाणी भीर निगढ़ंती गुरुओं ने विशोक्षित लालेन श्रीणु दोषा ताड़नेन श्रीणु गुणा। बच्चों ध्यान करो, आपके जीवन के निर्माण करने वाले वो लोग कभी नहीं हो सकते जो आपको बुराइयों की ओर ले जाते हैं और ये कहते हैं फिर मजे कब लोगे, यही जिंदगी है। ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं जो आपको कुसंग की बात करते हैं,
जो इस उम्र में बहुत अच्छे लगते हैं, बेटे मजबूती के साथ उनसे दूर हट जाओ। जो लोग आपको आपकी गलती पे धमकाते हैं, माँ है, पिता है, गुरुजन है, वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े हितैषी। आप दुनिया में कहीं घूम जाना बच्चों, दुनिया में 3 ऐसे प्राणी हैं जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों का कल्याण और भला चाहते हैं, और कोई नहीं इस भीड़ में। ये जो भीड़ है ना दुनिया की, सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। आपके साथ उनके स्वार्थ पूरे होंगे तो बहुत दोस्त लगेंगे, बढ़िया लगेंगे, अच्छे लगेंगे। जहां स्वार्थ पूरा नहीं होगा, आपको कुट्टी करके दूर चले जाएंगे। कोई नहीं है आपका। सबसे निस्वार्थ भाव मां है, पिता है, गुरुजन है। बेटे गलतियां होंगी इस उम्र में, समझो, गलतियां होंगी, मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि पूर्ण केवल परमात्मा है। हम मनुष्य कोई पूर्ण नहीं, मैं भी, आप भी, सब अपूर्ण। हम सबसे गलतियां होंगी, लेकिन आपको मैं गुरु देता हूं। गलतियां होंगी, हो गई, लेकिन उस गलती को छिपाना नहीं। उस गलती को बेटियां अपनी मां को बताएं, स्कूल में अपनी अध्यापिका को बताएं, बेटे अपने पिता मां जो अनुकूल हो उसको बताएं, गुरुजी को बताएं। गलतियां छिपाना, गलती को बढ़ाना है, अपने को दबाव में डालना है, गंदगी की ओर ले जाना है। कोई भी गलती हो, कतई आपने एक प्रकार से बिना भय और दबाव के इन 3 लोगों के सामने अपनी बात को लाना ही चाहिए, माता, पिता और गुरुजन। यदि बेटे आपने आदत बना ली, आप सारे जितने बेटे बेटी यहां जलाए गए सब प्रतिभाशाली, आपने अपनी क्लास को टॉप किया है, आप बच्चों में वो क्षमता है जो आगे बढ़ने की है, लेकिन उस बढ़ोतरी में यदि कोई नुकसान करेगा तो ये गंदी आदतें करेगी। आपको गलत बच्चों का संग मिल गया तो बुद्धिमान बच्चा, क्योंकि बुद्धि उसके पास है, वो गलत चल गया तो उसकी वहां भी स्पीड बहुत बनेगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ओसामा बिन लादेन था ना, आपने शायद नाम नहीं सुना। इन बड़े लोगों को, पहली पंक्ति वालों को पता होगा, गुरुजनों को पता। पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं था, इंजीनियर था, लेकिन उसने उस पढ़ाई के बाद दुनिया का खून बहाने का काम किया। अक्षर ज्ञान आदमी को महान बना देगा ये जरूरी नहीं है। महान बनने का रास्ता धर्मात्मा होना, जितेंद्रिय होना, परोपकारी होना, दयालु होना, सहिष्णु होना, निर्व्यसनी होना होता है। यदि आप सब बच्चे अपनी किसी भी कमजोरी को नहीं छिपाएंगे, उनको बताएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। 80% समस्या का समाधान उसी दिन हो गया, और उससे आपके माता पिता को भी संभल करके आपको सही रास्ता दिखाने का मौका मिल जाएगा, और आपका जीवन और भविष्य भी सही दिशा में चल जाएगा। ये सबसे बड़ी जरूरत है। और मुख्य रूप से आपकी एज ग्रुप में घटनाएं होती हैं। आपने प्यारे बच्चों क्लासरूम में पूरा फोकस करके, जब गुरुजी पढ़ाते हैं ध्यान से पढ़िए, घर में आकर के उसकी पुनरावृत्ति कीजिए, अच्छे बच्चों के संपर्क में बैठिए, अच्छे महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए। जो बालक
आदमी का स्वभाव बन जाता ना, वो बदलता नहीं, कभी नहीं बदलता। और यही उम्र हो स्वभाव बनने की। जो आदतें आपकी अब बन जाएंगी, सवेरे वक्त उठना है, योगासन करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, गुरुजनों का अभिनंदन करना है, छोटे बड़े की इज्जत करनी है, पढ़ाई को बहुत मेहनत से समझदारी से करना है, मैंने दुनिया में इस भीड़ से अलग हट करके कुछ करना है, ये संकल्प इस आयु में जो बच्चा बनाएगा उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये काम। अब अंतिम बात एक और करूंगा, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। बड़े बड़े लोग तो मिल जाते हैं, उनको भाषण देकर क्या मिलने वाला है? कोई 4 साल में विदाई ले लेगा, कोई 10 साल में। भविष्य तो देश का ये है जो मेरे सामने बैठा है। इनको ये बात बतानी बहुत आवश्यक है। और मैं इसलिए अधिकारी हूं क्योंकि मैं भी गुरुजी हूं, अध्यापक हूं। मैंने वो काम 35 वर्ष तक करके, ऐसे बच्चे जब हम उनका विदाई समारोह होता था तो मंच पर अपनी कहानी जब हम सुनते थे, बेटा अपने अनुभव सुनाओ गुरुकुल की, ऐसे बच्चे, गुरुजी मैं यहाँ नहीं आता, पता नहीं कितने लोगों की हत्याएं करता। और मैं आज आप इंजीनियर बना के भेज रहे हैं, डॉक्टर बना के भेज रहे हैं, पायलट बना के भेज रहे हैं, ऐसे बच्चे थे, हम तो जेलों में जिंदगियां कट जाती। हमारे माता पिता के संस्कार नहीं थे, हमें कौन देता? ऐसे बच्चे, और ऐसे हजारों बच्चे जो बिल्कुल हम भी मानते थे, मेरे टीचर मेरे को बोलते थे आप इसको निकालते क्यों नहीं, इसने और बच्चों को भी खराब कर दिया, एक गंदगी है यहाँ, इसको निकालो। ऐसा मेरे को बोलते थे मेरे टीचर। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रयास कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं बनेगा फिर सोचेंगे। इतना जल्दी किसी की जिंदगी का निर्णय करना ठीक नहीं। समय है कुछ जल्दी आपको है? एक रोचक कहानी सुनाता हूं आपको, ऐसी सैकड़ों, लेकिन सुना देता हूं। ये टीचर्स के लिए है मेरी कहानी। जो अध्यापक बंधु बहनें बैठे हैं यहाँ पर, उन टीचर्स के लिए ये है। क्या हुआ एक बार मेरे साथ, मैं गुरुकुल चलाता था। शहर में एक बड़े प्रतिष्ठित वकील थे, वो मेरे मित्र थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, अपने भाई का एक बेटा गोद लिया, दत्तक लिया हुआ। समझ में आई यहां तक? अब उस बच्चे को 2 जगह से पैसे मिलते थे। एक वकील साहब पे पैसे की कमी नहीं थी, अच्छा परिवार था, जमीन जायदाद बहुत थी, वहां से मां से भी लेता, इनसे भी लेता। तो उनके अभिभावकों ने उस बालक को, एक गीता निकेतन नाम का स्कूल था, अब भी है, कुरुक्षेत्र की ये सत्य घटना है, कोई बनावटी नहीं, उसमें डाल दिया। उस समय का वो स्कूल टॉप स्कूल माना जाता था उस समय। अब हम टॉप हैं, हम तो हरियाणा क्या भारत में 7वें साल से हम नंबर 1 आ रहे हैं पूरे इंडिया। तो बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन ये लड़का गांव का था, बिगड़ा हुआ था, धनी बाप का बेटा था। उस हॉस्टल में बेचारे कुछ व्यापारियों के बच्चे थे, पैसे वालों के बच्चे थे, वो ऐसे डरपोक थे। ये क्या बदमाशी करता, इसका नाम था रविंद्र मलिक। ये लड़के का नाम भी याद है मेरे को अब तक। ये जुराब में चाकू रखता था और हॉस्टल में रहता था वहां बच्चों में। जब कोई गुरुजी नहीं होता तो उन बाकी बच्चों को चाकू दिखाता, उनके भी पैसे छीन लेता था और दीवार फांद के सिनेमा देखता और कुछ खाता पीता, आवारागर्दी करता और आ जाता। और बाकी बच्चों को कहता किसी ने मेरे बाहर जाने की सूचना दी तो फिर पेट में चाकू दूंगा। ये भय था, उसके भय से सब डरते थे, दादागिरी थी। पढ़ता रहा, 10वीं में गया,
उसके नंबर आए 48। पढ़ता तो था ही नहीं। स्कूल वालों ने कहा इसको निकालो यहां से, अच्छा स्कूल में ये नहीं रह सकता, अगला रिजल्ट खराब करेगा। तो उसको निकालने का प्रबंध हो गया और निकाल ही दिया। अब चारों तरफ देख करके उसके पिता जिसने दत्तक लिया, वकील साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब मेरी पर दया करो, मैंने एक तो दत्तक लिया और ये इतना बिगड़ गया, ये हरकतें की, आप इसको संभालो। मैंने कहा जब इतना बिगड़ गया तो हमारे भी बच्चों को बिगाड़ेगा, हम नहीं लेते इसको। उसने 10 व्यक्ति शहर के और प्रतिष्ठित बुला के मेरे पर सिफारिश का दबाव बनाया और ये कहा जी ये गलती करेगा तो हम ले जाएंगे, आप इसको रखो। मैंने वो रख लिया। उन दिनों हमारा स्टैंडर्ड इतना ऐसा नहीं था जो आज है। आज तो इस साल मेरे यहाँ 250 मैंने बच्चे लेने थे और पूरे देश से 13,500 बच्चे एग्जाम में बैठे थे। 13,500 में से मैं 250 बच्चे सिलेक्ट करता हूँ। आज तो ये पहले मैं इंतजार करता था कोई आए प्रवेश लेने वाला, ये इतना बड़ा गैप है आज। तो उन दिनों मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, जैसे पहले भी है इसको भी ले लेते। तो मैंने वो ले लिया। अब स्वभाव जो बनता ना बच्चे, मैं जो बता रहा था वो बदलता नहीं। कहते ना चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए, वही काम उसमें था। अब उसने यहाँ आकर के जो हरकतें वहां थी वो यहाँ भी शुरू कर दी। मेरे जो चीफ वार्डन थे, अन्य वार्डन्स थे, वो कहने लगे साहब ये क्या गंदगी भर ली यहाँ पे, हमने इतनी मेहनत से अपना पूरा गुरुकुल आदर्श बच्चों का बना लिया, ये बच्चा चोरियां करता है, बच्चों को धमकाता है, मारता है, पीटता है, तीसरे दिन सिनेमा देखने जाता है। तो मैंने कहा भाई तुम इसको समझाओ जी, ये समझने वालों में नहीं। कई घटनाएं होगी उसकी, 1-2 बार वार्डन ने थप्पड़ लगाए जैसे बच्चों का कर देते, नहीं हुआ। एक दिन वो मेरे पास फिर आए कि जी इस बच्चे को निकालो। मैं कहा कहाँ उसको बुलाऊं, यहाँ कहाँ, वो तो सिनेमा में गया हुआ है। मैंने पूछा किस सिनेमा में गया है बताओ मेरे को। उन्होंने हमारे रुद्रा नामक सिनेमा हॉल था कि रुद्रा सिनेमा में। मैंने पूछा वो कितने बजे छूटेगा, तो टाइमिंग मेरे को बता दी, इतने बजे वो सिनेमा छूट जाएगा, तो लोग आएंगे। तो मेरे पास एक स्कूटर था, मैं उस सिनेमा हॉल के सामने जब छूटने का टाइम हुआ वहां खड़ा हो गया। अब सुनना ध्यान से गुरुजन लोग, अब वो बाबूजी बन के यूं हाथ छोड़े करके बटन खुले हुए बड़ा उस मस्ती में बाहर निकला। मैंने आवाज दी रविंद्र, उसने देखा किसी परिचित की आवाज, उसकी गर्दन घूमी, मेरे को देखा तो पसीना छूट गया उसका, बड़ा घबराया। मैंने कहा बेटे आओ, प्यार से मैंने बात की और मैंने उसको स्कूटर के पीछे बिठाया और धीरे धीरे मेरे गुरुकुल तक मैंने आराम से चलाया, कोई जल्दबाजी नहीं की। मैंने उससे प्यार से बात पूछी, बेटे तो एक खानदानी परिवार का बच्चा है, जिस चाचा ने तुझे गोद लिया वो शहर के प्रतिष्ठित वकील है, तेरे माँ बाप की भी इज्जत है, एक स्कूल से तू इन गलतियों से निकाला जा चुका है, दबाव में आके हमने आपको यहाँ ले लिया है। इतना अच्छा वातावरण, बच्चे 5 बजे उठते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, हवन संध्या करते हैं, गुरुजन पढ़ाते। अरे तू इस काम में क्यों नहीं जुड़ता, तू पढ़ लिख करके कुछ बन यहाँ आकर के, तो अपना जिंदगी क्यों बर्बाद करता, दीवारों पे कूदना, सिनेमा देखना। अच्छा तेरे को सिनेमा बहुत पसंद है ना, मैंने बोला तू एक काम कर, आज के बाद दीवार फांद के नहीं जाएगा, जिस दिन तुझे सिनेमा देखना हो मेरे को बताना है, मैं तेरे को स्कूटर पर बिठाऊंगा, सिनेमा हॉल में लेके आऊंगा, टिकट खरीदूंगा,
और तेरी जेब में डाल के जाऊंगा, और जब ये छूटेगा तो आज की तरह मैं तेरे को लेने भी आऊंगा। मैंने ये बात उस बच्चे को कही, वो शर्मिंदा, कुछ बोल नहीं सका। और ऐसी ऐसी मैंने अच्छी बातें महापुरुषों की, बेटे ये जिंदगी छोटी, ये बार बार नहीं मिलती, व्यसन जिंदगी को बर्बाद कर देते। तो अपने कुल को देख, तो उनकी बदनामी का कारण बना। और इतना करते करते मेरा गुरुकुल आ गया, मैंने उसको हॉस्टल के द्वार पर छोड़ दिया और मैं अपने घर रहता था, वहां चला गया। मैंने कोई बात उसको नहीं, केवल ये कह करके मैंने छोड़ दिया। अब शाम को अंधेरा हुआ, मेरे घर के बाहर बेल बजी। संयोग से मैं बाहर आया तो सामने वो रविंद्र खड़ा, और वही बालक 11th में मैंने एडमिशन दिया था उसको। उन दिनों साइंस साइड भी नहीं होती थी, इतने अच्छे बच्चे मेरे पास नहीं थे, कॉमर्स थे। वो बालक मेरे पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत गलतियां हुई, आपने मेरे को बहुत समझाया, मैं आगे से नहीं करूंगा। फिर मैंने उसको अंदर बुलाया, गाय में रखता था, मैंने उसको दूध पिलाया, कुछ खाने की चीज भी दी, और उसको कतई नॉर्मल मैंने किया। फिर मैंने समझाने का वही पाठ उसके आगे रखा, तो बोला मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर मैंने उसको एक वचन लिया, ध्यान करिए अब यहाँ, मैंने कहा मैं विश्वास एक बात पे कर सकता हूं कि तू मेरे को वचन देगा, क्योंकि तू एक खानदानी परिवार का बच्चा है, और मैंने पता तेरे में बुद्धि क्षमता की कमी नहीं है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट आप में ये आदत है गंदी, ये छोड़ दे और पढ़ाई पे फोकस कर। और मैं चाहता हूं तेरा नाम अपनी क्लास में, जैसे आप बच्चे बैठे ना, ऐसे बोर्ड पर नंबर 1 आना चाहिए। मैंने वो बच्चे को ये बोला, ये शब्द मैंने बोला, और उस बालक पर भगवान की कृपा हुई, वो एकदम वो बुराइयां छोड़ गया, पढ़ाई में उसका ध्यान लग गया। और आश्चर्य आप करेंगे, आज भी प्रिंसिपल के बोर्ड जो दुनिया भर के लगे हैं, उसमें कॉमर्स में टॉप उस बच्चे ने किया, टॉप किया उस बच्चे ने। और इस समय वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का टॉप का ही वकील है, टॉप का वकील। अब सोचो, यदि मैं औरों के कहने से, क्या दिक्कत थी मेरे को निकालने में, निकाल सकता था। उसके पिता को भी पता था मेरा बच्चा खराब, निकाल सकता था। लेकिन जब एक टीचर अपने कर्तव्य को समझे और बच्चे के साथ आत्मीय भाव से जुड़ जाए, पुत्रवत उसके साथ जुड़े, तो एक बर्बाद होने वाले बच्चे को एक बहुत बड़ा आदर्श मानव भी बनाया जा सकता है। तो हम गुरुजन और माता पिता, अंत में शतपथ ब्राह्मणे ग्रंथ है, उसमें महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि एक बालक को महान बनाने वाले कौन शक्तियां होती, तो उन्होंने लिखा मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदा। जिन बालकों को छोटी आयु से धर्मात्मा, जितेंद्रिय और परोपकारी और योग्य माता पिता और गुरु मिल जाते हैं, उन बच्चों का कल्याण कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बेटे और बेटियों और अभिभावकगण और गुरुजन, हम तीनों ही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य याज्ञवल्क्य के अनुसार ये शिष्य हैं, इनके माता पिता भी और गुरुजन भी। यदि हम ईमानदारी से ये सोच करके, गुरुजन की हम धर्म के पिता हैं और ये बेटे बेटी हमारे धर्म के पुत्र हैं, हमने इनको परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक यशस्वी व्यक्तित्व के रूप में बदलना है, तो आदमी की सोच और मेहनत कुछ भी कर सकती है। तो आप सब प्यारे बेटे बेटियों, खूब पढ़ो, माता पिता का कहना मानो,
गुरुजनों की इज्जत करो और बुराइयों से बचो। आजकल बच्चों में खान पान का भी भयंकर दोष आ गया। आज एक पता नहीं कैसा कल्चर पैदा हुआ, रात को लोग, गुजरात में तो घर में शायद तवा चढ़ाते ही नहीं, सारे ही बाहर निकल जाते हैं। अरे भाई लोगों, ये बदलो आदतें। आजकल जो बच्चे खा रहे हैं ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अपनी माँ बहन घर में जो भोजन बनाएगी वो एक भावना से बनाती है। जब हमारी पत्नी भोजन बनाएगी तो क्या विचार है कि मेरे खाने वाले घर के लोग स्वस्थ हों, बलवान हो, बुद्धिमान हो। बहन माँ बनाएगी ये सोच होगी। और होटल में जाओगे तो उनके क्या विचार होंगे कि ये जो आए हैं ना, इनकी जेब ज्यादा साफ करो और खाने का कम दो। है कि नहीं ये सोच? नंबर 2, आप माँ बहन हमारे सामने किचन में, रसोड़ा में भोजन बनाती है, हमें पता इसकी शुद्धता का, लेकिन वो क्या खिला रहे, आप क्या वहां उपस्थित थे जब वो बनाया गया? उसमें क्या डाला गया? कुछ भी नहीं। और ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या, ये ऐसे खाना बच्चों को दिया जा रहा है, इसमें बहुत भयंकर केमिकल डाले जा रहे हैं। और केमिकल प्रिजर्व करने के लिए उनका पिज्जा 6 महीने भी खराब नहीं होता। और जो आपके घर में माँ बनाती वो आज बनाओ अगले दिन सड़ जाता। क्यों भाई? आपसे वो ज्यादा समझदार हैं, वो बहुत अच्छी पाक विद्या जानते हैं। वो नहीं है, उसमें इतने प्रिजर्व करने के लिए केमिकल डालते हैं। और वो केमिकल जब ये बच्चे खाते हैं तो जहर पेट में, वो कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी फेल, सब बीमारियां। छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक, किडनी फेलो, कैंसर, इनसे बचने की जरूरत है। इसलिए माँ बाप से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ध्यान रखिए बच्चों खान पान का, और बच्चों आप भी ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आदरणीय हमारे बीच में मैडम जैन महापौर उपस्थित रही, अमित भाई शाह जी हमारे विधायक महोदय, वाघेला बहन, प्रेरक भाई शाह जी और संयम भाई, सुजय भाई मेहता, ऐसे आदर्श लोग हमारे बीच में हैं। सभी लोगों ने आज जो ये बहुत सुंदर आयोजन किया और बालकों के बीच में आकर मैं से लगा जैसे काफी दिन के बाद अपने परिवार में आया, फिर मेरे को बहुत खुशी। तो श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने जिस तरह का सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए बधाई और आप सबके लिए शुभकामनाएं।